Hello friends, in the part of set theory we have discussed about the relations also. रिश्ते, है ना? यूं तो कहने को बहुत रिश्ते हैं साहब, जब तकलीफ में उन्हें परखा तो कोई खड़ा ना मिला। तो हम उन रिश्तों की भी बात कर रहे हैं जो लाइफ में होते हैं, और हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जो हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत है। उन रिश्तों को थोड़ा संभाल कर रखें और रिलेशंस को भी इस तरीके से पढ़ें कि उसको संभाल के रखें और उसको लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ इनको अटैच करने की कोशिश करें। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये लाइफ से बहुत ज्यादा कंसर्न है। जब मैं आपको रिलेशंस कराऊंगा तो जब आप इसको देखेंगे, डीप में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा रिलेशन है इस चैप्टर का, रिलेशंस का, विद इन आवर डेली लाइफ रिलेशंस। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द रिलेशंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड about the domain of the relation, range of the relation, and its representation. That is roster form, set builder form, and after that, I have also complete the topic like arrow diagram of the relations also. ठीक है, तो सारे के सारे completion के बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है इट इज कंसर्न विद योर 12th क्लास सिलेबस, बट 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी अगर इसको करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर द अपकमिंग सेशन। In our last video, we have already told you that if R is any relation which is defined on the set A, then R is always the subset of A cross A. और अगर R एक ऐसा रिलेशन है जो कि A एंड B टू सेट्स पर डिफाइंड है, then R is always the subset of A cross B. That you have to remember in each and every question, क्योंकि ये बार बार नहीं बताया जाएगा। आर अगर एक सेट पर डिफाइंड है तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और अगर टू सेट्स पर डिफाइंड है तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर हम अपनी इमेज वाटर में देखते हैं तो हम अपने आप को खुद ही दिखाई देंगे, है ना? खुद ही दिखाई देंगे, इसका मतलब ईच एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई इस बात को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को, कोई भी रिलेशन अगर इस बात को सेटिस्फाई करता है कि ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड विद सेम एलिमेंट बाय दैट रिलेशन, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मींस I am taking an example with a statement. Let R is any relation defined on set A. Suppose हम एक ही सेट ले लेते हैं, तो उस केस में A has relation with A for all A belongs to A. Such type of condition shows R is reflexive relation. कभी कभी नोटेशंस में इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मींस ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। ए हैज रिलेशन विद ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, एवरी पर्सन इज गुड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एवरी पर्सन इज गुड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर इंसान अपना सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। इसका मतलब जो रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप है वो कैसा रिलेशन है? इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, तो अगर हम इसी चीज को डिफाइन करें मैथमेटिकल टर्म्स में तो हम लिखते हैं रिलेशन ऑफ इक्वल्स टू, कौन सा रिलेशन? इक्वल्स टू ऑन सेट ऑफ रियल्स। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, ये हमारा ए सेट है, इस सेट पर हमने रिलेशन कौन सा डिफाइन कर दिया? इक्वल्स टू।
अब इक्वल्स टू का रिलेशन अगर हम रियल नंबर्स पे टेस्टिंग करें तो एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, राइट? तो a is equals to a for all a belonging to reals. This statement is completely right. Therefore each element is equals to itself and hence equals to का जो relation है is reflexive relation on reals, है ना? उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल अगर लेते हैं, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन ऑन सेट ऑफ रियल्स। तो क्या सोचते हो आप इसके बारे में? अगर हम रियल नंबर्स का ही सेट ले, एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर देन इटसेल्फ, क्या कोई एलिमेंट अपने आप से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब a कैन नॉट ग्रेटर देन a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। देयरफॉर रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ग्रेटर देन का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ना? और इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें, और इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें तो उसके अंदर भी अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, मींस हम ज्योमेट्री की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं, द रिलेशन ऑफ पैरेलल टू, रिलेशन ऑफ पैरेलल टू ऑन सेट ऑफ लाइंस। तो सेट ऑफ लाइंस अगर हम ए सेट ले लें, उस पर अगर हम चेक करें, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज इट करेक्ट? Yes, it is correct because every line is parallel to itself. It means L is parallel to L for all L belonging to the set of lines. It is also true. इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ऑन द सेट ऑफ लाइंस, परपेंडिकुलर टू ऑन द सेट ऑफ लाइंस, L1 is perpendicular to L1, मतलब कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू का रिलेशन कैसा है? इट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ईच एलिमेंट हैज रिलेशन विद इटसेल्फ। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो वो रिलेशन हमारा कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मेरे हिसाब से आप तक कॉन्सेप्ट पहुंच गया है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन ईच एलिमेंट हैज रिलेशन विद इटसेल्फ। और भी एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी with a one more example. Suppose R is a relation which contains 1 2 1 1 2 2 3 3 4 A set, that is 1 2 3, means R is the relation which is given by this and it is defined on the set 1 2 3. आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है। 1 है, 2 है, 3 है, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, आर बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर सेल्फ रिलेटेड इन आर सेट, जो रिलेशन का सेट आपको गिवन है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हियर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज इट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन जो आपको दे रखी है, ठीक है? ऐसे ही अगर सपोज हम एक और एग्जांपल लें, सपोज आर सेट मैंने डिफाइन किया ये 2 2 4 4 ऑन सेट ए विच कंटेन्स 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखिए कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तभी होगा अगर इसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो। बट आप इसमें देख रहे हो सिर्फ क्या है? 2 2 और 4 4 है, तो आप लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, 4 1 बिलोंगिंग टू सेट ए। जबकि 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, पर 1 1 टाइप का पेयर आर में अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और सबसे बेस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, एवरी पर्सन इज गुड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर ईच पर्सन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। अदरवाइज हम इस तरीके से मैथमेटिकली भी इन एग्जांपल्स को सेट कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। बेसिकली हमने बचपन में पढ़ा था सिमेट्रिक लाइंस, है ना। सिमेट्रिक लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जिनके लेफ्ट में और राइट में देखा जाए तो दोनों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम दिखने चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो ये है और ये मेरे पास हैंड है, तो अगर मैं इसके बीचों बीच से एक लाइन इस तरीके से पास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो इस तरफ दिखाई दे रहा है वही सेम इस तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब इट इज अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर अगर बीच में रख दें तो सेम हमें क्या दिखाई देगा, आर पर सेम इमेज दिखाई देगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो वैसे सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, इफ ए बी, इफ आर इज any relation on set A and AB belongs to A implies BA belongs to A नहीं R। अगर AB टाइप का पेयर R में है तो BA टाइप का पेयर भी R में होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है if A has relation with B it implies or implied by B has relation with A। मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो यू हैव टू शो दैट बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए विद द सेम एक्सटेंट। ठीक है, विद द सेम एक्सटेंट का मतलब, मैं फिर से एक बार लाइफ कंसर्न एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं। मान लो हमने अधिकतर देखा है लाइफ में, मेरे पास कोई है, मैंने किसी को अपना फ्रेंड मान लिया दिलो जान से, ठीक है, मैंने किसी को अपना क्या मान लिया, फ्रेंड मान लिया। फिर किसी दूसरे से जाकर पूछा गया कि आपका दोस्त कौन सा है जिसको मैंने अपना दोस्त माना हुआ है, बट उसने क्या बोला कि यार वो तो मेरा दोस्त नहीं है, मतलब मैं उसका दोस्त नहीं हूं। तो इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन विल नॉट एस्टेब्लिश। मतलब राम अगर श्याम का फ्रेंड है पर शाम से किसी ने पूछा कि आपका फ्रेंड कौन सा है, उसने किसी और का नाम ले दिया पर उसने राम का नाम नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी बट बी इज नॉट फ्रेंड ऑफ ए, तो ऐसे में सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, वायलेटेड, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो करनी है तो इफ ए हैज रिलेशन विद बी देन बी हैज रिलेशन विद ए। अगर ऐसा हो जाता है तो सिमेट्रिक रिलेशन विल एस्टेब्लिश, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब सिमेट्रिक का मतलब इफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ ए, वहां पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये चीज लेकर चलनी होती है और ये चीज हमें क्या करनी होती है, जस्टिफाई करनी होती है, प्रूफ करनी होती है। अगर हो जाती है तो फिर वो रिलेशन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक कैटेगरी में नहीं आता। तो मैं यहां लिख देता हूं विच इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए उन्हीं एग्जांपल के साथ ही हम दोबारा से ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या था, रिलेशन ऑफ इक्वल्स टू, रिलेशन ऑफ इक्वल्स टू ऑन रियल्स। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इफ a इज इक्वल्स टू b इट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू a, नो प्रॉब्लम। अगर कोई a रियल नंबर है, ठीक है, फॉर a एंड b आर द रियल्स, अगर a एंड b टू रियल नंबर्स हैं, a अगर b के इक्वल होगा तो पक्का b भी a के इक्वल होगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दोराय नहीं है, a अगर b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली इक्वल्स टू का जो रिलेशन है इज सिमेट्रिक रिलेशन। राइट, सेकेंड एग्जांपल हमने लिया था रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन। ठीक है, मैं इसको इतना ही लिख रहा हूं, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑन द रियल नंबर्स, राइट, ऑन द रियल्स। तो अगर मैं चेक करूं a इज ग्रेटर देन b, व्हाट इज इट मीन, b इज नॉट ग्रेटर देन a। देखो जब a b से ग्रेटर है तो मैं ये राइट नहीं कर सकता कि b a से ग्रेटर है,
तो बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, मतलब ग्रेटर देन का जो रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल्स, ऑन द सेट ऑफ रियल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेट के ऊपर वो रिलेशन डिफाइन कर रखा है, तो वो भी हमें साथ ऐड करना होता है। सपोज मैं बात करता हूं आपसे रिलेशन ऑफ पैरेलल टू ऑन सेट ऑफ लाइंस, ये भी हमने एग्जांपल किया था। तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज पैरेलल टू L1, इट इज आल्सो करेक्ट। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी पहले वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब पैरेलल टू का रिलेशन भी कैसा है, पैरेलल टू का रिलेशन भी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो रिलेशन ऑफ पैरेलल टू इज आल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू की। अगर मैं बात करता हूं रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू सेट ऑफ लाइंस, ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं तो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 then it implies L2 is perpendicular to L1. Yes, it is correct, because if L1 makes an angle of 90 degree with L2 then L2 also makes the angle of 90 degree with L1, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू का जो रिलेशन है वो भी कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। परपेंडिकुलर टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था पर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है, राइट। तो L1 is perpendicular to L2 means L2 is perpendicular to L1 is absolutely right. Therefore the relation of perpendicular is also symmetric relation, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक वैसा एग्जांपल ले लें आपके सामने, if R contains 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 on A set and A contains 1 2 3। अब ए सेट में 1 2 3 है और हमने जो आर डिफाइन किया हुआ है उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि हम पिछले उसमें देख चुके हैं एग्जांपल में, ये रिफ्लेक्सिव है बिकॉज इट कंटेन्स 1 1 2 2 3 3, है ना। और जो ए सेट है उसमें कौन से 1 2 3 3 एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखना है सिमेट्रिक है या नहीं है। ये पॉइंट नोट करें, जब भी आप सिमेट्रिक रिलेशन को टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इनको तो छोड़ ही देना है, क्योंकि 1 1 का अगर आप उल्टा चेक करोगे वो भी 1 1 आएगा, 2 2 का उल्टा चेक करोगे वो भी सेम आएगा, 3 3 का उल्टा भी सेम आएगा। एंड सेट में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इट मींस आर सेट के अंदर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आप क्या करना है, आपने देखना है इन दोनों को, बस इन दोनों को कैसे देखना है, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है। मतलब 1 2 पेयर की अगर अवेलेबिलिटी आर में है तो 2 1 पेयर की अवेलेबिलिटी भी आर में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिस रिलेशन बिकम्स सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो इसका मतलब यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस आल्सो what is the symmetric relation, and third one is transitive relation, ठीक है। what do you understand by the word transitive? transitive का मतलब क्या है, आपने खासकर देखा होगा कि आजकल क्या है, आजकल के दौर में ऐसा होता है कि बच्चे से पूछा जाता है बेटे कहाँ जा रहा है, वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूं सर, मैं अपने दोस्त के दोस्त के बर्थडे पे जा रहा हूं, है ना, मैं अपने दोस्त के दोस्त के बर्थडे पे जा रहा हूं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली हम कोशिश करते हैं कि ए बी सी का फ्रेंड है, पर ऐसा है नहीं। जो सी है अगर वो डिक्लेयर कर देता है कि यार मुझे ए से मिलना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो सी का फ्रेंड नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसिटिविटी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। मींस ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ A has relation with B and B has relation with C, it implies A has relation with C। अगर ऐसा हो जाए किसी भी सेट के लिए, मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके लिए अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो इफ A has relation with B and B has relation with C और सेम एक्सटेंट के साथ A का रिलेशन भी C के साथ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव का मतलब बी का बीच में से रोल हट गया
और ए का रिलेशन किसके साथ बन गया, सी के साथ बन गया। तो ये दोनों कंडीशन आपने लेकर चलनी है और उससे क्या प्रूव कर देना है, ए का रिलेशन सी के साथ होगा। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लाइक मैंने लिखा सेम एग्जांपल, रिलेशन ऑफ इक्वल्स टू ऑन रियल्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये बात बार बार लिखी गई है। अब यहां पर क्या है, a is equals to b and b is equal to c. Suppose a, b, c are the three real numbers and a is equals to b and b is equals to c. What do you mean by these two things? डेफिनेटली ए इज इक्वल टू सी, है ना। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू सी। मतलब दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब इफ ए हैज रिलेशन विद बी, बी हैज रिलेशन विद सी, तो सी का रिलेशन भी ए के साथ है, मतलब ए का रिलेशन भी सी के साथ है। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इक्वल्स टू का रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन ऑन रेट्स। इसको भी ध्यान से देखें हम। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी। इट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो डेफिनेटली ए तो सबसे बड़ा हो गया ना। अब जब ए सबसे बड़ा हो गया तो इसका मतलब ए सी से ग्रेटर है, तो ए इज ग्रेटर देन सी। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए कितनी आसान चीजें है ना। तो रिलेशन चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, चीजों को डेली लाइफ से लिंक करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ पैरेलल टू ऑन सेट ऑफ लाइंस। रिलेशन ऑफ पैरेलल टू ऑन सेट ऑफ लाइंस, ध्यान से देखिए। इफ L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 एंड L2 लाइन इज पैरेलल टू L3, देन L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। भाई बड़ी आसान बात है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल लाइंस है ना। तो इसका मतलब रिलेशन ऑफ पैरेलल टू भी कैसा हो गया, इट इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ऑन सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। अगर हम किसी प्लेन में उन लाइंस को ड्रॉ करें जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की L1 जो कि परपेंडिकुलर टू थी L2 के, एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दीज टू? From these two, we observed that L1 is not perpendicular to L3. L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। विजुअलाइज करते हैं इस चीज को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो L1 लाइन है वो ये है, L2 लाइन आपके पास ये है, L3 लाइन आपके पास ये है। तो आप क्या देख रहे हैं, L1 और L2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है। पर L1 और L3 आपस में 90 का एंगल नहीं बनाते। These two lines are parallel to each other. तो इसका मतलब L1 is not perpendicular to L3. तो relation of perpendicular to is not the transitive relation. This relation is not transitive relation. तो मेरे हिसाब से आपको ट्रांसिटिविटी भी क्लियर हो गई, बट फिर भी हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं जो हमने सेट बेस्ड एग्जांपल आपको। Let R is equal to 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1। ठीक है, is a relation on set A containing 1 2 3. Is it transitive? आपको चेक करना है, is it transitive? तो आप देखेंगे 1 का रिलेशन 2 के साथ है ना, ये R में है, और 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ये भी R में है। तो A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, तो A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए। मतलब 1 1 टाइप का पेयर भी R में होना चाहिए, है ना। ये रहा ना 1 1, है ना, तो 1 1 है। इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप कहेंगे सर आपने ना इनके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। यस, सोचना भी नहीं। क्यों?
क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया, रिफ्लेक्सिव पेयर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने उनको देखना ही नहीं है, ठीक है। जब आप टेस्टिंग करेंगे सिमेट्रिक और ट्रांसिटिविटी की, तो आप रिफ्लेक्सिव पेयर्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो पेयर्स हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट करें। अगर 1-2 है, 2-1 है, तो 1-1 भी होना चाहिए, वो है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव है। तो इसको देखकर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो रिफ्लेक्सिव पेयर्स हैं उनको आपने छोड़ देना है, ठीक है। बाकियों को आप चेक करें और फिर टेस्ट करें कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है या नहीं होती। एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा मैं आपका। Let R is a relation containing 1-2 on set A, मतलब इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1-2, तो क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है? देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू डिक्लेयर दैट दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांसिटिव रिलेशन। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया सर, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, वन हैज रिलेशन विद टू, आगे तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, हमने ये बताया ट्रांसिटिविटी में। पर एक चीज और भी है, अगर हम जो ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है उसको इस तरीके से सोचें, इफ ए हैज रिलेशन विद बी एंड बी हैज रिलेशन विद सी, ए हैज रिलेशन विद सी, ये तो मेरी क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन। अगर मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिखूं, R has relation with A has relation with B and B has no relation with C और A has no relation with C, अगर ये फुलफिल हो जाए, इसको देखिए ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्चुअल में समझिए कि अगर A टाइप का एलिमेंट B के साथ रिलेटेड है और B का फर्दर किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं, इसका मतलब देयर इज अ ब्रेक ऑफ चेन, ठीक है, ब्रेक ऑफ चेन। अब ब्रेक ऑफ चेन का मतलब यह है कि अगर बी फर्दर किसी के साथ रिलेटेड होता तो मैं टेस्ट करता कि ए का रिलेशन सी के साथ है या नहीं, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का फर्दर सी के साथ नहीं है, इसलिए ए का भी फर्दर सी के साथ नहीं है। अगर ये भी फुलफिल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसिटिविटी। अगर ये भी फुलफिल हो जाए तो उस रिलेशन को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये रिलेशन भी कैसा है हमारा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिटिविटी। एक हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है किसमें, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी टाइप के पेयर अगर आर से बिलोंग करते हैं, देखिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, इफ आर इज ए set which contains AB type of pair and A is wife of B, A is wife of B, तो उसने पूछा हुआ है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डेली लाइफ से कंसर्न है, वाइफ ऑफ इज ए रिलेशन, है ना। अब ये डेली लाइफ से कंसर्न है, तो हम देखते हैं ए इज वाइफ ऑफ बी, इस रिलेशन को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो लिख दो। आप क्या लिखेंगे, हम A has relation with A means A is wife of A। भाई क्या ऐसा हो सकता है, कोई अपनी वाइफ खुद हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं करता, है ना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, A has relation with B, मतलब A is wife of B means B is वाइफ ऑफ ए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ए बी की वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है भैया बी तो मेल हो गया, तो फिर बी मेल हो गया तो फिर वो ए की वाइफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को भी डिस्ट्रॉय करता है। फिर क्या करूं, ए हैज रिलेशन विद बी एंड बी हैज रिलेशन विद सी मींस ए इज वाइफ ऑफ बी। जब कह दिया कि ए बी की वाइफ है तो बी सी की वाइफ कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि जब ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब बी इज मेल, तो हाउ वी कैन डिफाइन द रिलेशन अगेन, हम आगे रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कंडीशन आएगी, बी इज नॉट द वाइफ ऑफ सी, सो ए इज नॉट द वाइफ ऑफ सी। तो ये क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल होता है, और जब ये क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल होता है तो ये कैसा रिलेशन हुआ, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सम ऑफ द पीपल गॉट कंफ्यूज्ड
और वो इस क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, ध्यान रखें कि इसमें जो नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसिटिविटी है वो फुलफिल होती है। तो ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, बी फर्दर रिलेशन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा और ए का रिलेशन बी सी के साथ नहीं बन पा रहा, इसका मतलब दैट इज द नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसिटिविटी, एंड व्हेन इट बिकम्स ट्रू देन दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रांसिटिविटी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो चुका है। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, है ना। और इसमें हमने आपको डे लाइफ से कंसर्न एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया, फ्रेंडशिप का एग्जांपल दिया। एवरी पर्सन इज गुड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। समटाइम्स इट मे बी सिमेट्रिक, अगर ए बी का फ्रेंड है, बी भी ए का फ्रेंड है, तो इट बिकम सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है और ए सी का फ्रेंड हो जाए तो इट बिकम्स ट्रांजिटिव, है ना। अगर हो जाए तो, ऐसा होता नहीं है दुनिया में, बट फिर भी अगर हो जाए तो फिर वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर फ्रेंडशिप का रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या चीज है, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी, तीनों को सेटिस्फाई कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द रिलेशन ऑफ इक्वल्स टू ऑन द सेट ऑफ रियल्स, है ना, ये मैं दे चुका हूं आपको। तो आपने देखा इक्वल्स टू का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, इक्वल्स टू का रिलेशन सिमेट्रिक भी था, इक्वल्स टू का रिलेशन ट्रांसिटिव भी था। जब तीनों थे तो इसका मतलब वो कैसा रिलेशन है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल्स। तो लाइफ में फ्रेंडशिप बनाने के लिए, मतलब लाइफ में मेरा मतलब संसार में इक्विवेलेंस रिलेशन को डेवलप करने की जरूरत है। हर इंसान एक दूसरे का अच्छा दोस्त होना चाहिए, देन वी कैन एज्यूम ए रियल वर्ल्ड विद द रियलाइजेशन, है ना। अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम है, एक पर्सन दूसरे का फ्रेंड बन ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप शुड बी एन इक्वलेंस रिलेशन टू डेवलप द गुड रिलेशंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो हमने ये हमारा कवर किया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो इसके कंसर्न बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, बिग क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनमें हमने इनके जो हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि किससे कंसर्न है, दोबारा से बता रहा हूँ, 12th क्लास के जो सिलेबस है उससे कंसर्न है। तो 11th वाले भी इसको देख लें ताकि अगले साल हमें प्रॉब्लम नहीं आए, और 12th वाले भी 11th की वीडियोस भी देखें ताकि उनको भी अपने कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशंस, सो कवर इट ब्यूटीफुली एंड वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।